वेलकम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेस, जिसको हम हाइपोफाइसेशन टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें प्योर सीड मिल पाए और लार्ज नंबर ऑफ सीड को हम कलेक्ट कर पाए। ठीक है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि फिशेस के हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसका हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जिसको हम न्यू फिशेस में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो ब्रीडिंग कर पाए और प्योर क्वालिटी और लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इन कन्फाइंड वाटर बाय प्यूटरी हार्मोन इंजेक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो जब हम किसी फिशेस में प्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं और वो फिश ब्रीड करती है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, तो उस प्रोसेस को हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज सच एज कार्प्स, कैटफिशेस, क्लैरियस, म्यूलेट इटीसी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक है वो हम सिर्फ लार्ज फिशेस में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। स्मॉल साइज की फिशेस में ये टेक्निक हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आईएमसी इंडियन मेजर कार्प में, रोहू, कतला, मृगल में हम ये टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्मॉल साइज की फिशेस में नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी कार्प्स, कैटफिशेस, क्लैरियस और मुलेट है, ये सब हमारी क्या है, लार्ज साइज फिशेज है। ठीक है। Induced breeding is needed because of environmental conditions like photoperiod, rain, temperature, current of water, insufficient release of hormones, insufficient of natural food, mixture of undesirable species, and genetically more impure. To have pure quality, impure induced breeding technique is followed. तो होता क्या है कि जब हमें प्योर क्वालिटी की सीड चाहिए होती है, ठीक है, या फिर अनसुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, तब हम इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं ताकि हमें प्योर सीड मिल पाए। ठीक है। और अच्छी क्वालिटी की सीड मिल पाए और लार्ज नंबर ऑफ सीड मिल पाए। ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ब्राजील इन 1934। तो इस टेक्निक को फर्स्ट डेवलप किया गया था ब्राजील में इन 1934। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये तो डेवलप हुआ था ब्राजील में, फर्स्ट डेवलप हुआ था ब्राजील में, लेकिन ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ था अर्जेंटीना में। ठीक है। जिसको किसने किया था, बीए हुसैन ने। किसने किया था, बीए हुसैन ने। ठीक है। तो इस टेक्निक को बीए हुसैन ने अर्जेंटीना में इवॉल्व किया था सबसे पहली बार। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इट वाज डेवलप्ड बाय हामिद खान इन मृगल इन 1937। तो इंडिया में किसने किया था इस टेक्निक को डेवलप, हामिद खान ने। किसमें, श्रीनस मृगल में। ठीक है। 1934 में। इन 1957 चौधरी एंड अली खुनी सक्सेसफुली डन इंडियन मेजर काप। तो इंडियन मेजर काप में इसको किसने परफॉर्म किया था, चौधरी एंड अली खुनी ने 1957 में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ हाइपोफाइसेशन। तो इसका प्रिंसिपल काफ़ी इजी है गाइस, तो आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा वो हमें हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। अब ब्रेन किसको स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ ब्रेन को। ठीक है। अब इसके जो रिलीजिंग फैक्टर वो स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और इसको स्टिमुलेट करेगा गोनेड्स को। ठीक है। अब गोनेड्स सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे स्पॉनिंग। ठीक है। या फिर एग प्रोड्यूस करेंगे हमारे फिशेस। नेक्स्ट है प्रोसीड्योर फॉर हाइपोफाइसेशन टेक्निक। तो मेनली हमारा टेक्निक में यही इन्वॉल्व होता है गाइस, ये जो 6 स्टेप्स है वो हमारी मेन स्टेप्स है। ठीक है। तो हाइपोफाइसेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप: कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रिपरेशन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, सेलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स, इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ब्रीडिंग एंड हैचिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी मेजर फिश से, देन उसको हम प्रिपेयर करेंगे, उसका पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। फिर सेलेक्ट करेंगे हम ब्रीडर्स को कि किन ब्रीडर्स में हमको उस हार्मोन को इंजेक्ट करना है। ठीक है। इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, अब उसमें हम इंजेक्शन डालेंगे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का जो हमने तैयार किया था। अब वो क्या होगा कि उसको हम ब्रीडिंग के लिए छोड़ देंगे, अब वो फिशेस ब्रीडिंग करेंगी, देन हैचिंग होगी और हम अपना प्योर सीड और अच्छी क्वालिटी का सीड कलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट,
कलेक्शन ऑफ प्यूटरी ग्लैंड, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ प्यूटरी ग्लैंड। तो द ग्लैंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द मैच्योर फिश और एनी अदर वर्टिब्रेट। तो जो प्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे मैच्योर फिश से कलेक्ट होता है, ठीक है, किससे, मैच्योर फिशेस से कलेक्ट होता है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारा प्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड होता है, ठीक है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन। अब उसको हम वेंट्रल साइड से निकालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आर स्टोर्ड इन अल्कोहल। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, अल्कोहल में, ताकि वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ प्यूटरी एक्सट्रैक्ट। तो प्यूटरी एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए द ग्लैंड आर मैसेजिनेटेड इनटू टिश्यू होमोजेनाइजर विथ अ लिटिल डिस्टिल वाटर। तो एक टिश्यू होमोजेनाइजर एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं और जो हमारा प्यूटरी ग्लैंड था उसको हम मैसीरेट करते हैं, मीन्स उसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। द होमोजिनेट इज सेंट्रीफ्यूगेटेड अबाउट 1000 आरपीएम फॉर 5 मिनट। तो जो हमारा होमोजिनेट बनता है उसको हम क्या करते हैं 1000 आरपीएम में 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूग करते हैं ताकि हमारा प्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट। सेलेक्शन ऑफ ब्रीडर, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेलेक्शन ऑफ ब्रीडर। तो मैच्योर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ हेल्दी काव्स ब्रीड्स आर सेलेक्टेड। तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, जो मैच्योर मेल्स और फीमेल काव्स है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इट शुड बी द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 2 to 4 ईयर। तो उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 2 to 4 ईयर होना चाहिए और उसका वेट क्या होना चाहिए, 1 to 5 kg होना चाहिए, ठीक है, जो हम ब्रीडर को सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ प्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अब हम इंजेक्शन डालेंगे, ठीक है। हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, प्यूटरी ग्लैंड निकाला, फिर उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया। अब उसको हम प्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करेंगे सेलेक्टेड ब्रूडर में, ठीक है। द सेलेक्टेड मेल एंड फीमेल आर केप्ट ऑन अ टेबल ऑफ कॉटन कुशन। तो जो सेलेक्टेड मेल और फीमेल होगी उसको हम कॉटन कुशन में रखेंगे, ठीक है। The pituitary extract is injected intramuscularly at the base of pectoral and pelvic fin और caudal fin। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को हमने कलेक्ट किया है उसको हम इंजेक्ट किस एरिया में करेंगे, इंट्रामस्कुलर एरिया में करेंगे, यानी जहाँ पे मस्कुलर एरिया है जैसे कि पेक्टोरल, पेल्विक फिन और काउडल फिन के पास में करेंगे, ठीक है। बेली के साइड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हो सकता है उसमें हार्म हो जाए, इसीलिए वो एरिया सुटेबल नहीं होता, इसीलिए हम इंट्रामस्कुलरी एरिया को सुटेबल मानते हैं, ठीक है। अबाउट 0 to 5 to 2 ml एक्सट्रैक्ट इज गिवन फॉर बेगिंग अप टू 10 kg फिशेज। तो जो 10 kg की फिशेज है उसमें कितना हम डालेंगे, 0.5 to 2 ml एक्सट्रैक्ट हम उसमें इंजेक्ट करेंगे। द फीमेल इज गिवन 2 डोजेज नेमली प्रिपरेटरी डोज एंड रिजॉल्विंग डोज। तो जो हमारी फीमेल होती है उसमें 2 डोजेज लगते हैं और मेल में हमारे 1 डोजेज लगते हैं। तो फीमेल के 2 डोजेज के नाम है प्रिपरेटरी डोज एंड रिजॉल्विंग डोज। अबाउट 4 मिनट ऑफ इंटरवल गिवन बिटवीन 2 डोजेज। तो जब हम फीमेल में पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट कर रहे होंगे तो 4 आवर्स का हमको इंटरवल देना पड़ता है प्रिपरेटरी डोज और रिजॉल्विंग डोज के बीच में, ठीक है। द मेल इज गिवन ओनली 1 डोज एट द टाइम ऑफ सेकेंड इंजेक्शन ऑफ द फीमेल। तो हम मेल को कब इंजेक्ट करेंगे, जब हम सेकेंड डोज दे रहे होंगे, यानी कि जब हम रिजॉल्विंग डोज फीमेल को दे रहे होंगे तब हम मेल में क्या करेंगे कि सेकेंड डोज को तब हम मेल में इंजेक्ट करेंगे अपना फर्स्ट डोज, ठीक है, और मेल को बस एक ही डोज लगता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ प्यूटरी एक्सट्रैक्ट। देखिए कहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है, पेक्टोरल और पेल्विक फिन के पास में ही इंजेक्ट किया जा रहा है, इंट्रामस्कुलेटरी रीजन के पास, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ प्यूटरी एक्सट्रैक्ट द ब्रीडर्स आर इंड्यूस्ड इन अ ब्रीडिंग हापा। तो जब हम इंजेक्शन दे देते हैं उसके बाद ब्रीडर्स को हम कहाँ पे डालते हैं, ब्रीडिंग हापाज में, ठीक है। हापा के बारे में मैं आगे बताऊंगी। द ब्रीडिंग हापा इज रेक्टेंगुलर मॉस्किटो नेट क्लोज इन क्लोजर। तो क्या होता है, जो हमारा हापा होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर होता है जो कि हमारा मॉस्किटो नेट की तरह होता है, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड इन अ पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ 4 कार्सिनिया पोल। तो इसमें पोल लगे हुए रहते हैं और ये वाटर में सस्पेंडेड रहता है और इसके अंदर हम फिश को डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रीडर्स मेट इन अ हापा। तो जो ब्रीडर्स है वो हापा में ब्रीड करेंगे।
दे ब्रीड इन 6 आवर, तो उनको 6 आवर लगते हैं ब्रीडिंग करने में। नेक्स्ट है ब्रीडिंग हापा, तो ये हमारा ब्रीडिंग हापा है। देखिए ये हमारा मॉस्किटो नेट के जैसा है और ये पोल से स्ट्रक्टेड है और इसके अंदर हम फिशेस को छोड़ देते हैं। हैचिंग हैच इन 10 आवर्स द एग्स आर फर्टिलाइज, तो 10 आवर लगते हैं एग को फर्टिलाइज होने में। फर्टिलाइज एग्स आर ट्रांसफर टू अ हैचिंग हापा, तो जो फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हैचिंग हापा में। इट इज मेड अप ऑफ टू ट्रैंगुलर रेक्टेंगुलर मॉस्किटो नेट, इट इज सस्पेंडेड इन अ वाटर, तो ये 2 रेक्टेंगुलर मॉस्किटो नेट्स का बना हुआ रहता है, ठीक है, और वाटर में ये भी सस्पेंडेड रहता है। द हैचिंग हापा कंसिस्ट ऑफ अ इनर हापा एंड आउटर हापा, तो इसके दो पार्ट होते हैं, इनर हापा एंड आउटर हापा। द एग्स आर हैच्ड इन अ इनर हापा, तो जो एग हमारे होते हैं वो इनर हापा में हैच होते हैं और जो हैचलिंग है वो ब्रिगल करके कहाँ चले जाते हैं, आउटर हापा में, ठीक है। The hatchling wriggle out through the mesh of the inner hapa and reaches to the outer hapa. The cell of dead eggs present in the inner hapa are removed. तो जो भी डेड सेल या फिर डेड एग रहते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। द हैचलिंग्स आर केप्ट इन आउटर हापा फॉर द 3 days, तो जो हैचलिंग हमारी होती है उसको हम 3 दिन के लिए रखते हैं आउटर हापा में, ठीक है। दे आर ट्रांसफर टू द नर्सरी पॉन्ड, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है हैचिंग हापा, तो ये हमारा हैचिंग हापा का पिक है, ठीक है। तो ये हमारा आउटर हापा है, ठीक है, और ये छोटा वाला जो है ये हमारा इनर हापा है। तो छोटे वाले में हमारे एग्स कलेक्ट होते हैं और बड़े वाले में हमारी फिशेस छोटी छोटी जो फिशेस होती हैं वो कलेक्ट होती है, ठीक है। आउटर हापा का यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ और ये इनर हापा का मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ प्यूटेटिक स्टैक, तो हमारे सब्स्टिट्यूट क्या क्या है हमारे प्यूटेटिक स्टैक की, ठीक है। इन एडिशन टू प्यूटेटिक स्टैक इन नंबर ऑफ एजेंट इज यूज टू इंड्यूस ब्रीडिंग, दे इंक्लूड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एंटीस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ओवाप्रिज्म, तो ये सब हार्मोन्स जो है वो हमारी प्यूटेटिक स्टैक की सब्स्टिट्यूट रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओवाप्रिज्म। ओवाप्रिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ओवाप्रिज्म इज अ ड्रग यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर प्यूटेटिक स्टैक इन द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, तो सब्स्टिट्यूट स्टैक की तरह यूज किया जाता है ओवाप्रिज्म को, ठीक है। ओवाप्रिज्म इज यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ फिशेस सच एज इंडियन मेजर कार्प, ठीक है। ओवाप्रिज्म को हम इंडियन मेजर कार्प के लिए यूज करते हैं, सैल्मन के लिए यूज करते हैं, कैटफिश के लिए, लोचेस के लिए, ठीक है। The drug is practiced in a countries like China, India, Pakistan, Taiwan, सिंगापुर, नाइजेरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो इन सब जगहों पे ओवाप्रिंस का यूज किया जाता है इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। नाउ अ डे 73% ऑफ द फार्मर्स आर ओवाप्रिज्म इंस्टीड ऑफ प्यूटेटिक स्टैक, तो 73% जो फार्मर्स है आजकल ओवाप्रिज्म का ज्यादा यूज कर रहे हैं रेदर देन प्यूटेटरी स्टैट, क्योंकि प्यूटेटरी ग्लैंड को निकालते समय में बहुत सारी फिशेस की डेथ भी हो जाती है, इसीलिए वो सेफ मेथड उतना नहीं माना जाता है, तो हम ओवाप्रिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब ओवाप्रिज्म यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है, इट इज रेडली अवेलेबल इन द मार्केट, तो ये आराम से आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। द टेक्निक इज सिंपल जस्ट टू इंजेक्ट ओनली, और इस टेक्निक में हमें कोई एक्सट्रैक्ट करने की या फिर उसको एक्सट्रैक्ट बनाने की कोई भी झंझट नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। हायर स्पॉनिंग रेट, और इसमें भी हम हायर स्पॉनिंग रेट ही देखने को मिलता है हमारा। इट हैज़ लॉन्ग सेल्फ लाइफ, और इसकी सेल्फ लाइफ भी जो है वो लॉन्ग होती है, तो ओवा प्रिज्म को हम यूज करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, द प्योर, तो हम क्यों करते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन टेक्निक को परफॉर्म, तो प्योर सीड्स कैन बी ऑब्टेन, तो हमसे हमें इससे क्या मिलता है, प्योर सीड मिलती है, ठीक है। सीड्स आर अवेलेबल इन अ लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड भी प्रोड्यूस होती है। सीड्स कैन बी ऑब्टेन इन अ ऑल सीजन, किसी भी सीजन में हम इंड्यूस ब्रीडिंग करवा के फिश की ब्रीडिंग करवा के और एग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस, और हाइब्रिड वेराइटी इससे प्रोड्यूस्ड हो सकती है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।